अब ये देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हक खतीब का जो रोब और दबदबा था वो बहुत ज़्यादा था। लोगों के दिलों में उसकी बहुत दहशत थी, उसका बहुत खौफ था। उससे पहले भी काले दीन के साथ भी उसने जो किया, सैकड़ों गाड़ियों के कॉन्वॉय में सफ़र करता है जिसमें बेतहाशा गार्ड्स, करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियाँ, उसका प्रोटोकॉल, उसकी सिक्योरिटी। किसी एक मामले में मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ख़त्म नबूवत के मामले में अमली तौर पर इसकी ज़रूरत पड़ी थी और ये वहाँ मौजूद था। और ये इसलिए नहीं है कि ये नफसियाती मामला है, ये इसलिए कि ये नशावर अदियात का इस्तेमाल करता है। और मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के बहुत दयानतदारी से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, इस मामले में मेरी जान जाती है तो मैं अमर हो जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज मैं जो एपिसोड आपके सामने लेके आ रहा हूँ, यकीनन ये एक ऐसा एपिसोड है जिस पे ख़ुद मुझे भी फ़ख्र है। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मैं आज एक ऐसे जर्नलिस्ट के सामने बैठा हुआ हूँ। यकीनन हमारी सहाफ़त भी उम्मत अखबार में कुछ ऐसी रही है कि अब उसके बाद किसी ऐसे इदारे में ज्वाइन नहीं कर सकते जो हमारी सहाफ़त का भार ना उठा सके। लेकिन कभी कभी कुछ दोस्त पाकिस्तान में ऐसे हैं, सहाफ़त कर रहे हैं, जो हमें लगता है कि वो कर्ज़ चुका रहे हैं जो वाजिब नहीं है। और हालिया दिनों में आपने उनकी एक ऐसी मुहिम देखी है जो उनकी माजी की जितनी भी रिपोर्टिंग है उसका सेहरा कहा जाए, उसका माखज़ कहा जाए कि भाई यही जो चीज़ ये कर रहे हैं ये यकीनन एक ऐसी चीज़ है जो उनके पूरे करियर को दाव पे लगा के बैठ गई है। और मुसलसल इस तरह से ये इस्तकामत के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें कभी कभी ख़ुद को भी एक ख़तरा फ़ील होता है कि यार ये शख्स बड़ा कीमती शख्स है, इसने बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान में, इसने सहाफ़त के लिए वो काम अंजाम दिए हैं जो यकीनन बहुत सारे साफ़ियों के काम पे भारी हैं। बल्कि इन्होंने सिंध असम्बली में जो काम किया था वो यकीनन एक ऐसा काम था कि जो सिंध असम्बली में बरस रिपोर्टिंग करने वाले लोग थे वो उनसे भी बढ़ करके था। और अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने जो पीर हक खतीब नामी एक शोबदाबाज के हवाले से एक मुहिम शुरू की है, वो मुहिम उनके माजी की दीगर मुहिमात के मुकाबले में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस समेत दीगर बहुत सारे सवालात हैं जो यकीनन ऐसे सवालात भी हैं जो आज हमने अपने फेसबुक पेज पे जब ये चीज़ शेयर की कि हम इंटरव्यू करेंगे, बहुत सारे आप में से लोगों ने वो सवाल पूछे और हम इनके सामने रखेंगे। और कुछ तलख होंगे, कुछ हल्के होंगे, कुछ मीठे होंगे और बहुत सारे लोगों के लिए वो कड़वे भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त से, आपकी मोहब्बत, आपने इतना खूबसूरत तारुफ करवाया, बड़ी नाज़िश। आपका रमज़ान कैसा चल रहा है इतनी मसरूफियत में कि आप वो मुहिम भी जारी रखे हुए हैं, सहर अफ्तार में भी लोगों को आप मिल रहे हैं, तो कैसा चल रहा है रमज़ान? जी, मैं परवरदिगार का बहुत शुक्र, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद दिन है मेरे लिए, इस एतबार से भी कि सारे लोगों की बहुत सारी दुआएं भी मिल रही हैं। ये शुफ वाले फ्रॉडिये को जब हम बेनकाब करते हैं, जब वीडियो, तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सराहते भी हैं, बहुत दुआएं भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं हर तरह से नेकियां समेट रहा हूँ रमज़ान में भी और उस ट्रांसमिशन के ज़रिए भी कुछ खिदमत करके, और अल्टीमेटली इस मामले में भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अपना रोल प्ले करके कुछ ना कुछ तो ज़रूर सुरखरू हो रहा हूँ परवरदिगार की बारगाह में इंशाल्लाह। अच्छा इकरार भाई, मैंने ज़िंदगी में बहुत कम ड्रामे देखे हैं या फिल्में देखी हैं, लेकिन उसमें बात सीन ऐसे आते हैं कि जैसे लगता है कि हम अपना पाँव दबाते हैं कि यार ब्रेक लगाएं, गाड़ी आगे जा रही है, और या ये लगता है कि यार ये हमारे साथ हो रहा है सीन। तो अब आपकी ये जो इन दिनों की ये जो पीर शुफ के हवाले से आपने काम किया है, तो कभी कभी हमें ख़तरा फील होता है बीइंग अ जर्नलिस्ट। सही। तो आपको नहीं लगता कि आपने जिस तरह से ये शुरू कर दिया है या आपकी जान को ख़तरा हो सकता है? असली मैंने हमेशा जो सरेआम का हमारा करियर है ना, मैंने कभी भी नताइज का नहीं सोचा कि क्या नतीजा हो सकता है। जिस चीज़ पे मैंने हमेशा काम किया वो ये कि हम जो बात कहें वो पूरे यकीन के साथ और कन्विक्शन के साथ, यानी उसके पीछे हमारा होमवर्क कंप्लीट हो, और जब वो पाए सबूत को पहुंच जाएगा जो बात हम कह रहे हैं वो सच है, वो हक है, या उसमें बदयांती शामिल नहीं है, ठीक है, फिर उसके बाद मैं कम से कम परवाह नहीं करता कि आगे आतिश नमरूद भी हो तो फिर कोई परवाह नहीं उसकी। अब ये देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हक खतीब का जो रोब और दबदबा था वो बहुत ज़्यादा था। लोगों के दिलों में उसकी बहुत दहशत थी, उसका बहुत खौफ था। उससे पहले भी काले दीन के साथ भी उसने जो किया, उसकी आप वीडियोस देखिए, वो सैकड़ों गाड़ियों के कॉन्वॉय में सफ़र करता है जिसमें बेतहाशा गार्ड्स, करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियाँ, उसका प्रोटोकॉल, उसकी सिक्योरिटी। फिर वो जिस तरह भी शोबदेबाजी और ड्रामेबाजी के ज़रिए लोगों को इकट्ठा करता है, बहरहाल एक जम्मे गफ़ीर उसकी वीडियोज़ में हमें दिखाई भी देता है, और ऐसा लगता है कि जी बहुत लोग शायद उसके फॉलोअर होंगे। तो और फिर सबसे बढ़कर के हम जानते हैं कि मज़हब के नाम पर इश्तिआल दिलाना किसी को भी
भी बहुत आसान है। ज़ाहिर है। तो ये तमाम तर वो चीज़ें थी कि जिनसे जी हाँ बिल्कुल ये मुझे लगता है मेरे करियर का सबसे ज़्यादा, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर इस मामले में मेरी जान जाती है तो मैं अमर हो जाऊंगा। क्योंकि देखिए, बिस्तर, आप अस्पताल के बिस्तर पे गुर्दे की बीमारी में मुब्तला होके खुदा न खाफ्ता कैंसर में एड़ियां रगड़ रगड़ के भी जाना तो है ना इस दुनिया से। तो क्यों ना एक ऐसी बात कि जिसको आप सच समझते हो, जिसमें आपकी कोई बदनीयती शामिल ना हो, जिसमें आपने पूरी दयानतदारी के साथ अपनी तहकीक मुकम्मल की हो, जिसमें आप ये समझते हो कि मुल्क के लिए, दीन के लिए, एक पूरे खानकाही निज़ाम के लिए आप एक खिदमत कर रहे हैं, तो अगर उसमें जान चली जाती है तो मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं होगा और मैं तैयार हूँ उसके लिए। अच्छा इकरार भी ये बताएं कि जो काम आपने शुरू किया है, मतलब हम ये तो देखते हैं कि जैसे एक जगह पे दरगाह है, फिर दूसरे इलाके में दरगाह है, बरसगीर में जो दीन फैला है उसकी एक बहुत बड़ी जो वजह है वो दरगाहें हैं। बेशक। और ये जो सिलसिला है इन्होंने अपने आप को जो जोड़ा हुआ है वो भी एक दरगाह से जोड़ा हुआ है और ख़ुद को गद्दी नशीन कहते हैं क्योंकि इनके वालिद भी आमिद। अब सूरत हाल ये है कि आपने जो काम शुरू किया है ना, ये काम उलमा का था, ये काम गद्दी नशीनों का था, ये काम जो था वो औलिया अल्लाह के मज़ारात पे मौजूद जो इंतज़ामिया है सरकारी तौर पर अगर देखा जाए तो उनका था कि वो एक फ़ेक शख्स को आइडेंटिफाई करें और फिर उसके बारे में ज़ाब्ते तय करें, उसको रोकें। जब आपने ये काम शुरू किया है तो आप समझते हैं कि मजहबी हल्के और ख़ुद जो अच्छी दरगाहें हैं जहाँ पे वाक़अतन उलमाए कराम और औलिया इज़ाम मदफून हैं, उन्होंने अपना हक़ अदा कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं? देखिए, उस तरह से जो हक़ अदा करने की बात है तो शायद उस मामले में तो मैं कहूँगा कि नहीं, लेकिन अगर ये कहिए कि वो सब दुआगो भी हैं, वो सब राब्ते में भी हैं, और जो भी यूँ कह लीजिए कि मैंने शायद बाकायदा तौर पर अभी उस महाज को संभाल के रखा हुआ है। मुझे लगता है कि अभी इसकी दुनियावी एतबार से फ्रॉड्स की इतनी वीडियोज़ और इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं कि इल्मी तौर पर अभी वो आगे चल के शायद उसकी ज़रूरत पड़े कि इसका इल्मी रद्द किया जाए। पहले तो देखें, उलमा या मुफ्तियान कराम या मशाइख उज़्ज़ाम जब बात करेंगे तो ज़रा बड़ी इल्मी गुफ्तगू हुई, तो शायद एक आम आदमी को उस तरह से इसके फ्रॉड्स या ट्रिक्स समझ में ना आए। पहले मैं एक आमियाना और अवामी बात करके रासिख करना चाहता हूँ लोगों के ज़हनों के अंदर कि ये फ्रॉड है, और फिर अल्टीमेटली हम अलग करके दिखाएं कि असल में अल्लाह के वली कौन होते हैं या औलिया के जानशीनों का क्या किरदार होना चाहिए, उनकी वज़ा कता कैसी होनी चाहिए, उनकी शख्सियत में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो अलग करके दिखाना। तो अभी इसको मुझे लगता है कि अवामी अंदाज से बेनकाब करना ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन जो पाकिस्तान की जितनी बड़ी गद्दियाँ हैं, जितने औलिया के जानशीन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इल्मी गुफ्तगू करते हैं, जिन्होंने वाक़तन दरस निज़ामी का, यानी सिर्फ इसलिए नहीं कि वो नस्ल दर नस्ल उस गद्दी के जानशीन है, बल्कि वाक़तन अपने बच्चों को उन्होंने टाटों पर पढ़ाकर दरस निज़ामी पढ़ाया है और बाकी उलूम की तालीम भी। तो वो तमाम के तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इसका इत्मीनान भी है और मुझे इस बात पर फ़ख्र भी है कि वो सब लोग इस मामले में सपोर्टिव हैं। हाँ, हमने अभी उसको मोबिलाइज़ नहीं किया, उस चैनल को। उसकी ज़रूरत जब पड़ेगी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे। अच्छा, आपकी चूँकि रोज़ाना नई वीडियोज़ आ रही हैं और एक से एक चीज़ आप मंजर आम पर ला रहे हैं और आपके पास आ रही है। इन्होंने जब आपने शुरू में ये ऑपरेशन शुरू किया तो इन्होंने एक वो किया जी कि ये कादियानियों की तरफ भी आपकी वो की कि ख़त्म नबूवत का, हालांकि मैंने देखा आपको कि लाहौर में जो इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एक्टिव ख़त्म नबूवत में जिस तंजीम ने काम किया है वो खादिम हुसैन रिजवी साहब की जमात है, और उसके स्टेज पे जो आपको पज़ीराई मिली कुछ अर्सा कबल, और आपने नात शरीफ भी वहाँ पे पढ़ी, तो मेरे ख्याल में अब इसका दिमाग माउफ हो गया है, क्या है कि मैं आपको बताऊँ, मैं अब ये माफ़ी चाहता हूँ कि कलामी होगी, मैं ना इसको ये मार्जिन देना नहीं चाहता कि ये नफ्सियाती मरीज़ है या ज़हनी मरीज़ है, क्योंकि इससे फिर लोग कहेंगे यार चलें फिर इसको माफ़ी मिल जाए कि यार ये तो बाकी पागल आदमी था। तो ये मैं इसको नफ्सियाती मरीज़ कह के इसके लिए कोई गुंजाइश या रियायत पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन मामला बहरहाल कुछ कमोबेश ऐसा है कि ये इसलिए नहीं है कि ये नफ्सियाती मामला है, ये इसलिए कि ये नशावर अद्वियात इस्तेमाल करता है। और मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के बहुत दयानतदारी से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इसके बाकायदा सबूत हैं हमारे पास कि ये नशावर अद्वियात इस्तेमाल करता है। रिटालिन नाम की एक टैबलेट होती है, जिसे कोकेन का मुतबादिल भी आप कह सकते हैं। आप जब गूगल करेंगे, रिसर्च करेंगे, नॉर्मली ये अमेरिका में बहुत कम डोज दी जाती है जिन लोगों को अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, ADHD होता है, ठीक है। तो ये उनको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ज़रा करने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसकी ज़्यादा मकदार जो है वो नशा है कोकेन का। तो मैं पाकिस्तान के किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये बात साबित करने के लिए तैयार हूँ कि ये वो नशावर अद्वियात इस्तेमाल करता है। ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, ये हाइपर टेंशन की अद्वियात लेता है, ये नींद की गोलियां लेता है, कहता है ना सोया नहीं 18 साल। तो ये यानी मैंने अब तक जो बात कही है अल्लाह
के हुक्म से इसके मामले में कोई बात भी ऐसी नहीं कि जो गलत साबित हुई हो। तो ये उन अद्वियात की और उन नशावर चीज़ों के ज़ेर असर रहता है और इससे आप कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की तरफ, यानी आप हर इल्ज़ाम मुझ पे लगा सकते हैं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि नौज़ुबिल्लाह मैं ख़त्म नबूवत का और या किसी से मैंने पैसे लेके, मेरा काम ये रहा है हमेशा कि मैंने जाली आमलीन को बेनकाब किया है। तो ये इट्सेल्फ मैं समझता हूँ कि ये खुद एहानत के मुर्तकब हो रहे हैं, आप किसी दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के, और ख़ास तौर पर आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी लेकर ये तमाम तर हरकत कर रहे हैं। अगर अपने आप ख़जाने भर रहे हैं, अगर आप अपनी जायदादें बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप असल में उस कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप शायद किसी एजेंडे पर या एजेंट तो हो सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि इस पर तो शायद ये ऐसा फजूल और वाहियात किस्म का एतराज़ है कि इसका जवाब भी शायद दिए जाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद बताइए कि जहाँ ज़रूरत पड़ी ख़त्म नबूवत के मामले में, ये शख्स तारीख़ी हालिया तारीख उठा के लिखने कहाँ पे आपको मैदान अमल में दिखाई दिया है? ऐसे ही है। किसी एक मामले में मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ख़त्म नबूवत के मामले में अमली तौर पर इसकी ज़रूरत पड़ी थी और ये वहाँ मौजूद था। अच्छा इकरार भाई, एक सवाल और आता है लोगों की तरफ से, ये आपके भी कमेंट्स में मैंने देखा है, लोगों ने सवाल किया है कि आपने माजी में जितनी भी सहाफ़त की है, लोगों को पकड़ा है बेशुमार, आपने जाली पीरों को, बल्कि अब तो वो लगते ही नहीं है, वो लगता है गली मोहल्ले के कोई ऐसे खिलौने थे इसके सामने, जो आपने बेनकाब किए और फिर आपने अफसरान को जा कर के पकड़ा और रंगे हाथों, तो उसके बाद वो सिलसिले वापस शुरू हो जाते हैं जी। लेकिन यहाँ पे आपकी जो मुहिम है, ये हम देखते हैं कि ये मुसलसल चल रही है। ये थोड़ा सा क्लियर करें, ऐसा क्यों है? कि हाँ कोई ज़ाती मामला तो नहीं है शायद, ऐसा नहीं। हज़रत ये आपको मैं वो प्रोग्राम पेश भी कर दूंगा, लोग भी शायद जानते होंगे। हमने कराची में इब्राहिम हैदरी गोट में एक फैक्ट्री पकड़ी थी। आप मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक थे, पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत, तब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं 13-14 की बात कर रहा हूँ शायद। उस फैक्ट्री में अंतड़ियों को पिघला के, मुर्दार जानवरों की हड्डियाँ पिघला के और चर्बी पिघला के कुकिंग ऑयल बनाया जाता था। ठीक है, हमने एक बार रेड किया, वो सील हो गया, दोबारा खुल गया। हमने दूसरी बार रेड किया, फिर सील हो गया, खुल गया। फिर हमने पुलिस के साथ सील किया, फिर खुल गया। जब वो 2-3 बार हुआ, मैंने 2-3 बार प्रोग्राम किया, तो रहमान मलिक साहब ने, कहीं वो वज़ीर दाखिला थे उस वक्त, अल्लाह गरी के रहमत करे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं अब ये FIA को हिदायत दे रहा हूँ, अब आप पुलिस को इन्वॉल्व ही ना करें। FIA की टीम, यानी पहली बार ही शायद मुल्क की तारीख में होगा कि किसी फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए FIA की टीम गई हमारे साथ। तो बलोच साहब थे, गालिबन अकबर बलोच नाम था उनका जो डायरेक्टर थे उस वक्त, वो खुद गए। हमने 5वीं बार उस फैक्ट्री को सील किया, वो फैक्ट्री सील हुई, फिर खुल गई। फिर हमने अल्टीमेटली जो उसका जो असल प्रॉब्लम था ना, वो था SHO, जो रिश्वत लेता था ज़ाहिर उससे, और उसको बाद खुलवा देता। फिर हमने उस SHO को पकड़ा रिश्वत लेते हुए। ठीक है, तो हम तो हर मामले में कमोबेश इसी तरह से हमने कोशिश की। वो एक साहब थे जो अंडे से सुइयां निकालते थे, तो वो हमने उनको एक्सपोज किया। फिर उनको हमने दिखाया कि वो साहब बर्गर बेचते थे लांडी में बाद में, तो हमने फॉलो अप किया। और ये चूंकि एक सिंबल बन गया है इस तरह की तमाम तर बदकिरदारी का, इस तरह की तमाम तर वाहियातपन का, तो इसको डिस्करेज आखिरी हद तक जाके करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये डिस्करेज होता है और ये एलिमिनेट होता है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो छोटे गली मोहल्ले के लोग हैं, ये ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्करेज हो जाएंगे, क्योंकि ये अलामत बन गया है तमाम तर इस तरह के फ्रॉडस्टर्स की। ऐसा ही है। अच्छा, जब भी ज़ाहिर है हमने भी रिपोर्टिंग की है, आपका तो एक बहुत वसी तजर्बा है, जब भी आप कोई इस तरह की माफिया को बेनकाब करते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो पहले तो आती है एक छोटी सी धमकी टाइप कोई चीज़ आती है, फिर उसके बाद जब वो देखते हैं कि धमकी से काम नहीं बना, तो वो फिर ऑफर्स करते हैं, और फिर भी जब ऑफर्स से मसला नहीं बनता तो कोर्ट कचहरी करते हैं। तीनों चीज़ें हो चुकी हैं आपके हवाले से। जी। तो अब आप थोड़ा सा बताएं कि सबसे पहले इन्होंने किस ऑफर से कुछ शुरू की या धमकी से शुरू किया? और ये सिलसिला शुरू हुआ था, हमने एक खातून थी, वो हमारी भी ज़रा थोड़ी सी उसमें हो गई थी कि वो आँख से खून निकलता था उनके। हमने उनके लिए एक रमज़ान ट्रांसमिशन में एहतमाम किया। फिर वो बाद में उनको एक लत लग गई, पैसे मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के पास जाती थी कि जो मेरे पैसे खा गए वगैरह वगैरह वगैरह। एनी वो चली गई इनके पास, इन्होंने कहा जी शुफ और ये ठीक हो गई है। उसने भी कुछ दे दिला के बयान ले लिया कि जी अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। वापस आके वो फिर यूट्यूबर्स के पास जाने लगी कि जी मेरे पैसे नहीं थे, मुझे आप लोगों से इमदाद लेके दें। मैंने उस पर एक वीडियो बनाई कि भाई ये वीडियो है शुफ अली सरकार के पास जाके आपने कह दिया मैं ठीक हो गई हूँ। अब जब आप ठीक हो गई हैं तो फिर आपको अतियात का डोनेशन का मुतालबा नहीं करना चाहिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उस पर पहली बार इन्होंने मुझे धमकी दिलवाई, हालांकि वो उसमें मैंने कोई गैर मुनासिब बात नहीं की थी। मैंने कहा था कि इस वीडियो में खतीब साहब के साथ इन्होंने तस्लीम कर लिया कि मैं ठीक हो गई हूँ और अब ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जाके पैसे मांगती हैं, तो ये तजाद है इनके अंदर। उसमें उन्होंने कहा जी हम लीगल कार्रवाई करेंगे मेरे मालिकान के तरफ से। मैंने कहा जी 1000 बार करें तो अच्छा। उसके बाद ये भी जब मामला हुआ तो सबसे पहले भाग के अदालत गए, स्टे ले लिया इन्होंने। और फिर जनाब इब्तदा में ज़ाहिर जो उनके चेले थे मुख्तलिफ तरह से उन्होंने धमकियाँ भी देना शुरू की। आप यकीन कीजिए कि मुझे 3 करोड़ रुपए नहीं,
उस शख्स को 3-3 करोड़ रुपए की ऑफर की गई, पहली पेशकश कि आप सिर्फ बात शुरू करवा दें हमारी, और ये आपकी फीस है। आपसे बात शुरू करवाने के, सिर्फ बात शुरू करवाने के। मेरे फ़ोन में अगर आप कहेंगे, मैं तलाश कर लेता हूँ, यकीनन वो स्क्रीनशॉट्स मौजूद होंगे जहाँ जो इनके बरतानिया में जो रिश्तेदार हैं उन्होंने 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की पेशकश की है। ये मैं स्क्रीनशॉट आपके हवाले कर दूंगा, ये अगर आप चाहें तो इसे आप पोस्ट भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये बड़ी पुरलुत्फ चीज़ है। अच्छा, मैं इसको इसलिए मंजरा में, लोग शायद ये तासुर ना दें कि जी पता नहीं वो जो है ना वो खाम में एक हाइप क्रिएट करने के लिए इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये मैसेज है। हाय, हाउ आर यू, आई होप यू आर वेल, हक खतीब इज़ माई अंकल, यू गाइज आर अपलोडिंग सो मैनी वीडियोज़ अगेंस्ट हिम, वी हैव to sit together and solve this problem if you want. I don't know, on 23rd we are ready to welcome you. My uncle is mentally weak. I want you guys to stop making videos. Alhamdulillah, I am Muslim. I love my uncle Khatib. If you want to talk about Islam, we can talk. You can talk to me, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, you can pay people much better than ARY. You talk, how much do you need? 10 crores, 20 crores, tell me, let's meet and talk. ठीक है जी। ये आप चाहें इस नंबर की जिस तरह से तहकीक करना चाहें, मैं पहली बार ये आपसे इसकी, और इस तरह की बेशुमार अनगिनत, और भी मैं जब ये रिकॉर्डिंग ख़त्म होती है तो जो मुख्तलिफ दोस्त जिनको ये पेशकशें की गई उनके ऑडियो नोट्स और वो सारी तफसीलात में, तो ये मामला देखिए उनकी अरबों खरबों रुपए की ये जाली एम्पायर स्टेक के ऊपर है। जाहिर है वो कुछ भी देने के लिए तैयार है, वो कुछ भी देने के लिए तैयार है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। यानी अगर उनको मेरी जान लेनी पड़ेगी तो वो अब इससे भी दरेग नहीं करेंगे, इसलिए कि ये मामला यानी हज़ारों का, लाखों का, ये करोड़ों का नहीं है, ये अरबों का और खरबों का मामला है। और ज़ाहिर अब सिर्फ हक खतीब इसके स्टेक होल्डर्स नहीं, उसके साथ भी एक पूरी एम्पायर के जो बेनिफिशरीज हैं वो सारे लोग भी मिल गए। तो ये पेशकश, तो ये एक उन्होंने कहा कि आप बताइए, हम बैठ के बात करते हैं, ठीक है ना। ये अगेन मैं आपके हवाले कर दूंगा स्क्रीनशॉट, आप जैसे चाहें इसकी आप तहकीक। अच्छा, ये तो हो गई वो सूरत हाल। अब एक हम ये देखते हैं कि उसकी जो तस्वीरें आती हैं, अच्छा ये हमेशा 2 नंबर आदमी की निशानी होती है कि वो किसी बड़े शख्स के साथ तस्वीरें बना करके वो उनको नुमाया करता है। ये 2 नंबर आदमी की सबसे पहली निशानी है। तो इनके साथ जो तस्वीरें हैं, मतलब किसी की शादी पे अगर गए, किसी बड़े शख्स की शादी पे गए या किसी भी इवेंट पे, तो उनकी तस्वीरें हैं और वो ये बारावर करवाना चाहते हैं कि उनके वक्त के वज़ीर आज़म से या वक्त के सिपह सलार से उनकी दोस्तियाँ हैं। तो एक तो होता है ये शशका, एक होता है रियल में तल्लुकात। अच्छा, रियल में तल्लुकात ये होते हैं, हमने जो माजी में देखा कि इस तरह किसी शख्स के ऊपर जब छापा पड़ जाए, हाथ पड़ जाए, सारे तो वो सारे पीछे हो जाते हैं। तो इसके मामले में क्या सूरत हाल है? कुछ वो लोग पीछे हुए या कोई है? अभी मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये ऐसा नहीं है कि महज शशका था, इसमें कोई शक नहीं है कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ भी इनकी तस्वीरें मौजूद हैं और एक से ज़ायद हैं, और वो बहुत ही अक़ीदतमंदाना तस्वीर हैं। जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो साबिक DGISI हैं उनके साथ भी इनकी तस्वीर मौजूद हैं, परवेज़ अशरफ साहब के साथ, हम बहुत सारे लोगों के साथ। अच्छा, अब ज़ाहिर इस पर हम क़यास नहीं कर सकते कि वो इनके मुरीद हैं या वो किसी भी तरह से, ये इन्होंने मशहूर यही किया है कि ये उनके फ्रंट मैन थे जनरल साहब के, या कुछ इस तरह की चीज़ें इन्होंने फैला रखी हैं वो अपनी धाक बिठाने के लिए, लेकिन हम ज़ाहिर किसी पर भी कोई इल्ज़ाम आयद नहीं करते। हाँ, ये बहरहाल, और मुझे अब यकीन है कि कम से कम हमारे इदारे इसको संजीदगी से लेंगे कि ये जो उलमा की मुलाकातें होती थीं हमारे आला तरीन ओहदेदारान के साथ, ये उसके अंदर भी मौजूद होते थे। अब ये कि मामला सिर्फ, इसका मतलब है कि सिर्फ शशका नहीं था, इन्होंने किसी ना किसी तरह से अपनी PR कर रखी थी कि ये उन अहम तरीन मीटिंग्स में भी, जो चीफ्स के साथ और बाकी, और मुझे यकीन है कि अब ज़ाहिर है इदारे को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है, और अब वो इससे इज़हार लाताल्लुक़ी करेंगे। तो कुछ एफर्ट्स ज़रूर हुई, और मैं फिर ये कहता हूँ कि मैं उनको नेक नियति समझता हूँ कि चलिए मुल्क में एक मामला कोई ख़राबी की तरफ ना जाए, लेकिन ये वो बदबख्त आदमी है कि जिसके साथ कोई अक्लमंद आदमी, कोई दानिशमंद आदमी खड़ा हो नहीं सकता। ठीक है, मैंने अभी कल एक वीडियो पोस्ट की कि जहाँ एक मासूम बच्ची जिस बेचारी को दिल का आर्जा था, आप मुझे बताइए वो वीडियो देखने के बाद कौन गैरतमंद आदमी इसके साथ खड़ा होगा कि जी ये जो जान ले रहा है मासूम बच्चों की दीन के नाम पर, मज़हब के नाम पर, तसव्वुफ़ के नाम पर। तो मुझे ये यकीन है कि इसके साथ उस तरह से कोई नहीं खड़ा। हाँ, अगर कोई इसकी माफ़ी की बात करता है या कहता है जी जाने दें, या कुछ कोई भी और रास्ता वो सजेस्ट करता है, तो ये शायद मैं खुशगुमानी रखता हूँ कि वो उसका मकसद ही होगा कि चलिए मामला खुश उसलूबी से किसी तरह से तय हो जाए, लेकिन इसका कोई ये नहीं कह सकता कि ये ठीक है और आप गलत कर रहे हैं, कोई दानिशमंद। ये बताएं कि वो कौन सी जगह होगी, वो कौन सा मकाम होगा, वो कौन सा वक्त होगा, या उसकी शराइत क्या होंगी जब सैयद इकरार उल हसन, सैयद इकरार उल हसन जा करके इस मामले को ब्रेक लगा देंगे? ऐसा कब हो सकता है? मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, बड़ी सादा सी बात है।
इस आदमी की जानिब से अलल ऐलान ये तस्लीम किया जाए कि ये मैं जो कुछ कर रहा था, ये मुंह से कीले निकालना, आंख से चेने बरामद करना, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। भले इसमें उलमा की रहनुमाई ले लें, आप उलमा का एक वफ़द बुलाइए या आप उलमा के पास तशरीफ़ ले जाइए, आप उनसे कहें जी ये मैं करता हूँ, आप बताएं। अगर वो कह दें कि कुरान और सुन्नत के से मुताबिकत रखता है फिर तो चलिए ठीक है। अगर वो ये कहते हैं कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं है तो मेरा ख्याल है इससे इसकी रही सही इज्जत थोड़ी सी बच जाएगी। अगर वो कहे कि उलमा की रहनुमाई में मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं और मैं ये चीज़ें नहीं करता, मेरा ख्याल। दूसरा ये कि जो लोगों की ज़ाती कैफियत होती हैं, यानी वो ज़ुबान निकालना, तो उछल कूद करना, तो कान पकड़ना, तो कलाबाजियाँ लगाना और चीखना चिल्लाना और धाड़ना और वो ड्रामे सब, उनको रिकॉर्ड करने से बाज आ जाए ताकि लोग मज़ीद गुमराह ना हो और उनको पोस्ट करने से। दूसरा ये कि ये मेरा ख्याल है बिल इजमा तमाम उलमा कि सिपा सालार का तो हम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए उनकी शान को ये टाइटल ज़ेब देता है कि जी सिपा सालार, ये इस जैसा गुनहगार और इस जैसा बदकिरदार आदमी, ये हाँ आप किसी को ये नहीं रोक सकते कि आप ख़त्म नबूवत का काम मत कीजिए, ख़त्म नबूवत की बात मत कीजिए सर आंखों पे, जिस तरह चाहे, बल्कि हम सपोर्ट करेंगे हर एतबार से, मगर सिपा सलार का टाइटल हम दुनिया को ये नहीं दिखा सकते कि हमारे लिए इतना अजीज अकीदा हमारा और इस तरह का आदमी इसका सिपा सलार है। ये इसको मुझे लगता है कि ये उलमा भी इसमें अपना किरदार अदा करें कि ये जो लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं और ये अपने नगमों में जो इस्तेमाल करवाता है और उस पर टिकटॉकें बनवाता है, इससे ये बाज आ जाए। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि ये माफ़ी मांगे उन तमाम लोगों से कि जिनके अफराद मज़ीद बीमार हुए या जिनकी जाने गई इस बदबख्त के इलाज रुकवाने की वजह से। और आखिर में मुझे लगता है कि अगर ख़त्म नबूवत सेंटर्स के नाम पे इसने अरबों रुपए की जायदादें ली हैं तो ज़ाती नाम पे तो दुनिया का कोई अखलाक कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो उलमा का कोई एक बोर्ड तश्कील दिया जाए, ये तमाम तर जायदादें उनको मुंतकिल की जाएँ और हम सब मिलकर फंड रेजिंग करेंगे उसके लिए कि वहाँ पर ख़त्म नबूवत सेंटर्स कायम हो बाकायदा। लेकिन ज़ाती नाम के ऊपर आप कैसे लोगों से ख़त्म नबूवत के नाम पे जिसका कोई ऑडिट नहीं हो सकता क्योंकि आपके अपने नाम के ऊपर है, कोई ऑडिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो ये कि आप ख़त्म नबूवत को कारोबार मत बनाएं और ना ही हम इसकी इजाज़त देंगे। अच्छा, ये सादा सी बातें, मेरे ख्याल इसमें कोई नाजायज़ बात नहीं है जो मैं बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, एक ये कह दें, मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा उनके लिए कि जी एक सवाल ये भी आया कि आपने ज़मीनों के वाले से तो इसका रिकॉर्ड आप लेकर के आ गए और जितना आ सकता था, और इसके बैंक बैलेंस के हवाले से या इसने मुल्क से बाहर भी दौलत लेकर के गया या नहीं गया, इस हवाले से भी कोई है? नहीं, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। वो अभी ना इतनी सारी चीज़ें ना भाई कि मैं शायद 6 महीने ना रोज़ाना पोस्ट करता रहूँ, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि अब कल क्या करें और आज क्या चीज़ पोस्ट करें। इतनी सारी बैक टू बैक नई चीज़ें आ रही होती हैं, उसमें शामिल हो रही होती हैं। तो इसमें ये आपको मैं चाहेंगे तो मैं आपको अगेन आपको भी वो चीज़ें दे दूंगा कि जो बाहर से ये अपने जो इसके अब्दुल्ला नाम का एक इसका चेला है, शहरयार अब्बासी नाम का इसका एक चेला, उनके नाम की डॉलर्स और पाउंड्स आने की रसीदें मौजूद हैं। अच्छा। जिससे साबित ये होता है कि ये ज़्यादातर अपने अकाउंट्स का इस्तेमाल कम करता है और उनके नाम पे ज़रा ज़्यादा ट्रांजेक्शन है और वो रिकॉर्ड भी इंशाल्लाह हम जल्द पब्लिक करेंगे लोगों के सामने। अच्छा, तो दूसरा ये है कि अब मामलात किसी तरफ को बैठ रहे हैं, लोग आ रहे हैं इस बात पे कि जी ठीक है अब मामले को ख़त्म करते हैं, हम बीच में पड़ते हैं, कोई बड़ा शख्स। ये सब लोगों का यही है कि अगर जब तक वो ये चीज़ तस्लीम नहीं करता कि मैं गलत कर रहा था और आइंदा ये नहीं करूँगा, तो इसके बाद बगैर तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन ज़ाहिर है ये इसमें बहुत सारे लोग एफर्ट कर रहे हैं और मैं फिर ही कहता हूँ कि मैं खुशगुमान हूँ कि वो नेक नियति से काम कर रहे हैं कि चलिए कम से कम नुकसान के ज़रिए देखिए अल्टीमेटली तो सवालात उठ रहे हैं ना, बहरहाल एक ख़ास मकतबा फ़िक्र के हवाले से भी। और मुझे लगता है कि अब हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि इसको एक तो ख़ुद से अलग करके दिखाएं और अल्टीमेटली इसको इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग रोल प्ले करें। तो काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे हल्के हैं जो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैंने अपनी गुजारिशात आपके सामने भी रख दी हैं, यही गुजारिशात जो मुझसे बात करता है मैं उसके सामने रखता हूँ कि ये चीज़ें वो कर दें। मेरा कोई ज़ाती इनाद नहीं है, मेरी कोई ज़मीन जायदाद का उनके साथ कोई लेन देन नहीं है, ना मैंने उनकी भैंस चुराई है, ना उन्होंने मेरे साथ कोई ऐसी तो मुझे लगता है कि ये हाँ, अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो उलमा मुझे कहें कि जी ये आप एक नाजायज़, मैं ये नहीं कह रहा कि इकरारुल हसन का नाम लेके वो माफ़ी मांगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कहें जी मैं हार गया हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कहें मैं फ्रॉड करता था। ठीक है, आपने एक ऑनरेबल एग्जिट देना है अगर किसी को, तो कम से कम ये कि वो अपनी तमाम चीज़ों को गलत तस्लीम करें कुरान और सुन्नत की रोशनी में और आइंदा उनसे तायब हों। अच्छा, अब आप 23 को जा रहे हैं जी इंशाल्लाह, और रमज़ान भी है, 23 को आप जाएंगे, तो अब आपका हिकमत अमली क्या होगी कि वहाँ पर आपने बराह रास्त जाना है, उनसे इंटरव्यू करना है, बात करनी है, आपके साथ लोग तो यकीनन नहीं होंगे जी, क्योंकि ज़ाहिर मामला दूसरी तरफ चला जाएगा कि वो खुद ही अपने किसी बंदे को मरवा करके वो डाल देगा उस पर, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। तो अब आप जाएंगे, आपका तरीकाकार हिकमत। देखिए, मैं इस इशू को ज़िंदा रखना चाहता हूँ, इसलिए ज़िंदा रखना चाहता हूँ कि ताकि लोगों को, देखिए
लोग ये कहते हैं जी आप पहले प्रोग्राम जिस तरह करते थे, आपने खुफिया रिकॉर्डिंग की, छापा मारा, ख़त्म कर देते, ऐसे ही है। तो आप ये सोचिए वो ये प्रोग्राम अगर आज से 2.5 महीने पहले एक प्रोग्राम होता और ख़त्म हो चुका होता, आज किसी को हक खतीब जहन में होता नहीं, क्योंकि रोज़ाना इतनी सारी, मैं चाहता ये हूं कि ये इतना ज़्यादा इसके ऊपर हम बार बार हैमर करें। अब आप देखिए नन्हे नन्हे बच्चों ने इसकी मीम्स बनाना शुरू कर दिए हैं, अब नगमे बनाना शुरू कर दिए लोगों ने इसके खिलाफ, अब तराने बनाना शुरू कर दिए। तो ये दानिस्तन मैंने एक पूरी टाइमलाइन वजह की थी इसके लिए कि ये इतना बड़ा फितना है कि किसी एक प्रोग्राम से इसका रद्द नहीं होगा। हमें बार 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 लोगों के जहनों में हैमर करते रहना पड़ेगा कि ये एक फ्रॉड है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक परवरदिगार ने इसमें हमें कामयाबी दी है। तो ये मुझे लगता है कि मेरा वहाँ जाना भी उसी सिलसिले की एक कड़ी होगी कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं मदऊ करता हूँ आपके तवस्सुत से भी कि सारा पाकिस्तान का सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान के जितने मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर वहाँ तशरीफ़ लाएँ। और मैं उस दिन मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अब हमारे पास इसके बेडरूम्स तक की वीडियोज़ मौजूद हैं। और ये मैं 23 को इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये साबित करूँगा लोगों के सामने कि ये किस तरह से लड़कियों का इस्तेहसाल करता है, ये किस तरह से नशावर, यानी ये तमाम वो चीज़ें कि जो किसी अल्लाह के नेक आदमी में जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, वो बदरजा उत्तम इसके अंदर मौजूद है। तो इंशाअल्लाह मैं 23 मार्च को वहाँ खड़ा हूँगा। ये तासुर भी ज़ाहिर हो जाए कि जी शायद हम कुछ धावा बोलना चाह रहे थे या कोई हम हमला करना चाह रहे थे। हम अपना नुक्ता नज़र दुनिया के सामने रखना चाह रहे हैं। हम एक पूरा एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, चाहे वो 10 लाख लोगों के साथ हो, चाहे वो 1 लाख लोगों के साथ हो, चाहे वो एक शख्स खड़ा होकर दुनिया के सामने बताए कि ये हमारा नुमाइंदा नहीं है, ये हमारा सिपा सालार नहीं हो सकता, और इस वज़ा क़ता के लोगों का या इस किरदार के लोगों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ये ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के नुमाइंदा है। अच्छा, अब मकामी लोगों का मतलब इंतज़ामिया, जो मकामी इंतज़ामिया है उन प्रोटेक्शन के लिए या वो ज़ाहिर रोकने की कोशिश लाजमी करेंगे कि कोई मसले मसाइल ना हो, उनकी तरफ से कोई है या इजाज़त? अभी तक तो नहीं हुई। देखें, इजाज़त हमने पहले दरख्वास्त गुजारी थी जब हम लोगों के साथ एक जा रहे थे, पुरअमन एहतजाज के लिए जा रहे थे। वो भी हमले के लिए नहीं, हमारा था कि वहाँ एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करें, वहाँ महफिल हो और वहाँ पर हम अपना नुक्ता नज़र रखें लोगों के सामने। तो अब एक आदमी को जाने के लिए तो पाकिस्तान में कोई कानून बता दें कि कहीं जाने के लिए कोई इजाज़त दरकार है। मैं तो नहीं कह रहा कि मैं उसके घर के अंदर घुस जाऊँगा, मैं तो कह रहा हूँ भाई वहाँ दरवाजे पे खड़ा होकर मैं हाहाकार करूँगा, मैं दुनिया को बताऊँगा कि भाई ये बदकिरदार और बदबख्त आदमी है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे दीन या अक़ीदे के साथ। तो इसमें तो मुझे लगता है कि ना कोई किसी को मुझे रोकना चाहिए, ना ही आइनी और कानूनी तौर पर मैं कोई गलत चीज़ कर रहा हूँ। मैं तने तनहा अगर कहीं जाता हूँ और मैं किसी की चार दीवारी को क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और अपना मौक़िफ़ और नुक्ता नज़र मीडिया के सामने और दुनिया के सामने रख रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया को सपोर्ट करना चाहिए। इस दफ़ा भी आप जाते हैं और वो ज़ाहिर है आपने तारीख अनाउंस कर दी है और वो पहले की तरह फिर वहाँ पे कुछ जैमर्स का इंतज़ाम करवा देते हैं, फ़ोन सर्विस बंद हो जाती है, आपका लम्हा बलम्हा ज़ाहिर लोग अब मेरी ये कोशिश भी होगी और मेरी दरख्वास्त भी है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया की DSNGs हैं, हमारे जितने ब्यूरोज़ हैं वहाँ पर रावलपिंडी के और इर्द गिर्द के, उनसे मैं आपके तवस्सुत से भी और वैसे भी दरख्वास्त गुजारूँगा कि वो DSNGs वहाँ मौजूद हों। हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं सैटेलाइट के, इंटरनेट के, उनको भी हम इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इस बार हम कोशिश करेंगे ज़रा बेहतर तैयारी के साथ जाएँ। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि अब जितने भी लोग मुतासिरीन जमा हो रहे हैं जी, हिम्मत पकड़ रहे हैं, आज मज़ीद ज़ाहिर है बड़ी तादाद सामने आज 2 दरख्वास्तें गुजारी हैं, 2 बच्चों के वालिदैन जिनके बच्चे कत्ल कर दिए इस बेगैरत ने, उन्होंने आज दरख्वास्त दे दी है थाने में FIR के लिए। अच्छा, अब ये सिलसिला मतलब इस तरह पढ़ना जी अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि अब तक मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अब तक मुतअद्दद FIRs हो चुकी हैं इसके ऊपर। अच्छा। और मुतअद्दद भी छोटा लफ्ज़ है, यानी दर्जनों से भी शायद सैकड़ों में अब चला गया नंबर, जो कि इसके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में, मुख्तलिफ अदालतों में कानूनी कार्रवाई के लिए इस वक्त दरख्वास्तें मौजूद हैं जो कि रिसीव हो चुकी हैं, जिन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो आपको लगता है कि उनमें गिरफ्तार हो जाएगा? देखिए, रियासत का जमानत करवाएगा भी तो कितनों में करवाएगा? 1 में करवा लेगा, 2 में करवा लेगा। पाकिस्तान भर में लोग अब इसके खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहे हैं। उसूल तो ये है, अगर इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ नाम की कोई चीज़ है, अगर इस मुल्क में अदालतें ज़िंदा हैं, इस मुल्क में इदारे काम कर रहे हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है जो कानून कहता है उसके मुताबिक इस शख्स को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे ही। और ये देखिए, सबसे ख़तरनाक बात तो ये कि आप हैरत ये है कि ये एक शख्स अपनी जूती को उलमा से अफजल, यानी ये वो उसके इसके हरकारे ने वो वीडियो लोगों ने देखा जिसमें कह रहा है कि जनाब हज़रत साहब की जो जूती है वो नाम निहाद मौलवियों से जो वज़ाइफ यानी जो वज़ाइफ बताते हैं वो मौलवी नाम निहाद है। हाँ। और जो ये खबीस निकालता है चेने वगैरह ये ठीक है। तो ये उलमा को अपनी जूती से जो यानी कमतर करार दे रहा है, जो वज़ाइफ को, जो कि हमारा अक़ीदा है कि आयात कुरानी हैं या मुख्तलिफ सूरह मुबारका हैं या मुख्तलिफ अज़कार हैं या अल्लाह के अस्मा हैं,
उनको आप अपनी यानी कैसे इजाज़त दी जा सकती है किसी भी मसलक या मकतबा फ़िक्र की जानिब से। तो तमाम लोग ज़ाहिर है इस बारे में गुस्से में भी हैं, नाराज़ भी हैं और अपना अपना हक़ वो अवेल कर रहे हैं इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का। अच्छा, ऐसा होता था कि जब हम क्लास में स्कूल में पढ़ते थे तो उस्ताद अगर एक क्लास से सबक सुन रहे होते थे तो हम कहते थे भाई इन्हीं का आज सुनते रहे, हमारी बारी ना आए। तो अब जब से आप इस बड़े मगरमच्छ के पीछे लगे हैं, छोटे छोटे जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या दीगर करप्शन कर रहे हैं जिन पे आपकी हर हफ्ते गिरफ्त होती थी, लोग देखते थे, वो सुकून से बैठे हुए हैं कि ठीक है ये लगे रहें और हम बचे रहें। तो उनकी तरफ भी आप को मुड़ने की करें कोशिश। वो पंजाबी में ना बड़ा एक मशहूर है, एक वन लाइनर ही आपको जवाब दूंगा कि सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका आपने टाइम दिया है। रमज़ान में इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में आप वापस आएँ तो फिर मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू मुलाज़ा की है और आपको इसके हवाले से कोई सवालात हों, एतराज़ात हों या आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों, यकीनन पहले वाले 2 एपिसोड में भी बहुत सारे सवालात आए हैं जिनका अहाता इस प्रोग्राम में किया गया है। इसमें आप मज़ीद अगर सवालात हों वो करें, नेक्स्ट एपिसोड में उनको भी कवर करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।